हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला पाठ को पढ़ेंगे। हिंदी एक भाषा है, आपको पता है, और भाषा हम बचपन से ही सीख जाते हैं बोलना, लेकिन उसको लिखना और उसकी व्याकरण, उसकी वर्णमाला हम बाद में सीखते हैं जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं और हमें अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। उस समय हमें वर्णमाला सिखाई जाती है। तो हम यहाँ पर आपके जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें वर्णमाला के ऊपर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, हिंदी वर्णमाला के। तो आज हम लोग वर्णमाला को डिटेल में पढ़ेंगे। वर्णमाला आपको सबको आती होगी और पता होगा, उसकी काफ़ी जानकारी होगी, लेकिन फिर भी हम इसको पूरी डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अगर हम शुरुआत से बात करें, जब हमें भाषा का ज्ञान नहीं था तब हम कैसे आपस में बातचीत करते थे, या हम कैसे कोई बात बतानी हो, कोई संचार कैसे होता था। हम ध्वनियों के माध्यम से संचार करते थे। हम तरह तरह की ध्वनियाँ निकाला करते थे और उससे अपनी बातों को समझा पाते थे। जैसे आप जो लोग बोल नहीं पाते उनको आप अगर देखें तो वो कैसे इशारों से अपनी बातों को बताते हैं या कुछ मुंह से ध्वनियाँ निकालते हैं। तो पहले इसी तरह से बातचीत होती थी जब हमें अक्षर ज्ञान नहीं था। तो ध्वनि हमारी भाषा की सबसे छोटी लघुतम इकाई है। ध्वनि ध्वनि को हम सुन सकते हैं केवल, ना देख सकते हैं और ना हम लिख सकते हैं। लेकिन जब हमने थोड़ा अक्षरों वर्णों का ज्ञान हुआ, हमने अपनी कोई लिपि बनाई, तब हमने बोलना शुरू किया। हमने कुछ उन्हीं चिन्हों को कोई आकार दे दिया और हमने उनको कोई पर्टिकुलर ध्वनि, कोई एक निश्चित ध्वनि दे दी और फिर हमने बोलना शुरू किया और अपनी भाषा का विकास किया। तो उस समय जो ध्वनि लिखित रूप में आई उसको हमने वर्ण कहा। यानी भाषा की वो छोटी से छोटी इकाई जो लिखित रूप में हो और जिसे आप देख सकते हो, लिख सकते हो, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण वो छोटी इकाई है जिसके कि टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसको और ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता। ये छोटी लघुतम इकाई है। उसके बाद आपने सुना होगा शब्द अक्षर। तो अभी वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है? अक्षर एक जनरल भाषा का शब्द है, लोग इसको वर्ण और अक्षर को एक ही समझते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से अक्षर का अर्थ है अक्षर, जिसका क्षय ना हो। यानी ये भी लघुतम इकाई है, इसको भी तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसके अंदर एक वर्ण या दो से अधिक वर्ण भी हो सकते हैं। फिर भी इसको हम छोटी इकाई कैसे कहते हैं? क्योंकि वो वर्णों का वो समूह जो कि एक ही बलाघात में बोला जाए। बलाघात एक ही सांस में, जब हम एक ही सांस में कुछ बोलते हैं तो हम उसको अक्षर कहते हैं। जैसे हमने बोला स्नान, तो स्नान को आप तोड़ के इस ना आन नहीं बोलते, हम एक बार में बोलते हैं स्नान। क्या कया नहीं बोलते, क्या। तो जब हम किसी भी शब्द को, जब हम एक सांस में बोलते, एक ही बलाघात में बोलते, तो हम उसको अक्षर कहते हैं व्याकरण की दृष्टि से। अब आता है शब्द। बहुत सारे वर्णों से मिलकर के एक या एक से अधिक वर्ण से मिलकर के एक शब्द बनता है। शब्द वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द का अर्थ होता है, वो सार्थक शब्द भी होते हैं, निरर्थक शब्द भी होते हैं, लेकिन शब्द का असली अर्थ तब प्रयुक्त होता है जब वो किसी वाक्य में प्रयोग किया जाए। तो जब हम किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो हम उसको कहते हैं पद। शब्द है जब तक कि वो वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ। अगर उसको वाक्य में प्रयोग कर दिया तो उसको पद कह दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शब्द का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बन जाता है कि ये इस कर्ता की क्रिया है, ये इसका विशेषण है, ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, और इस कारण इसका ये पर्टिकुलर अर्थ है, ये निश्चित अर्थ है। जैसे मैं अगर आपको एक शब्द दूं आम, तो आपको लगेगा आम मैंगो खाने वाला। लेकिन इसी शब्द को अगर मैं वाक्य में प्रयोग कर दूं कि यह स्थान आम जनता के लिए नहीं है, तो यहाँ पर आम वो मैंगो वाला तो नहीं हुआ। तो यहाँ पर इस आम का अर्थ बदल गया। क्यों? क्योंकि हमने इसको अलग तरीके के शब्द वाक्य में प्रयोग कर दिया। इसका संबंध कर्ता क्रिया विशेषण सबसे अलग हो गया। अगर मैं कहूँ मुझे आम खाना है, तब आम का अर्थ आम है और वहां पर भी आम जो है वो क्या हो गया? मुझे, मैं करता हूं, आम क्या है? कर्म है, खाना है। या मैं आम खाता हूं तो आम यहां पर कर्म हो गया।
वह आम मीठा है, तो यहाँ पर आम वो संज्ञा है जिसकी विशेषता मीठा है। खट्टे आम भी हो सकते हैं। तो शब्द जब अकेले रहते हैं तो उनका अर्थ ज़रूर होता है, सार्थक निरर्थक दोनों होते हैं, लेकिन जब उसको हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो उनका सार्थक या निश्चित अर्थ हो जाता है। और जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं शब्द, तब उनको हम पद कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका कुछ एक संबंध हो जाता है। और शब्दों के या पदों के निश्चित और क्रमानुसार समूह को क्रम से रखे हुए व्यवस्थित रूप को हम वाक्य कहते हैं, जिसका कोई एक निश्चित अर्थ होता है। पदों के क्रम से, किसी क्रम से व्यवस्थित रूप को वाक्य कहते हैं, जिसमें कई पद हो सकते हैं, एक या एक से अधिक शब्द या पद हो सकते हैं, और उसका कुछ निश्चित अर्थ होता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर इतनी बात हमने करी भाषा की। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगर आपसे अलग अलग प्रश्न किए जाए छोटे छोटे इन्हीं बातों को लेकर के, तो हम बता सकते हैं भाषा की लघुतम इकाई, लघुतम श्रव्य इकाई जो सुनी जा सके, वो क्या है? ध्वनि। भाषा की लघुतम दृश्य इकाई, जिसे आप बोल और सुन सकते हो, देख भी सकते हो, पढ़ सकते हो, उसे क्या कहेंगे? वर्ण। चाहे वो स्वर हो, चाहे वो स्वर रहित व्यंजन हो, उन्हें भी हम वर्ण कहते हैं। अब वर्ण मतलब चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उनको हम वर्ण कहते हैं। तभी वर्णमाला में स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं। तो स्वरों को, स्वर रहित व्यंजन को हम वर्ण कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन को, जिसमें अभी स्वर नहीं मिलाया है, उसको हम वर्ण कहते हैं। जब उसमें स्वर मिल जाता है तो उसको हम व्यंजन कहते हैं। ये हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अर्थ की दृष्टि से वर्ण भाषा की निरर्थक इकाई है। अगर आप अर्थ की दृष्टि से देखें तो वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता। का कोई अर्थ नहीं है, ख का कोई अर्थ नहीं है। जब ये का, ख व्यंजन बन जाते हैं और स्वरों के साथ मिल करके इनका एक समूह बनाया जाता है, तब उसका कोई अर्थ होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए वर्ण सार्थक इकाई है या निरर्थक इकाई, तो आप कह सकते हैं कि ये एक निरर्थक इकाई है। अभी हम अक्षर के बारे में बात करें तो हमने जैसे समझा कि एक ध्वनि या ध्वनि के समूह की उच्चरित न्यूनतम इकाई को अक्षर कहते हैं। कोई ध्वनि हो, उसका कोई या अकेली या कोई समूह हो, और उसका जो उच्चारण किया जा सके, उसको हम अक्षर कहते हैं। या वह छोटी से छोटी इकाई जिसका उच्चारण हम एक वायु में करते हैं, वायु के एक झटके के साथ करते हैं, उसे हम अक्षर कहते हैं। जैसे लिए, क्या, आओ, आएगा, जी, ये सब क्या है? अक्षर है। इनको आप वर्ण नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें एक से अधिक वर्ण भी है, स्वर भी मिले हुए हैं। इनको हमने अक्षर क्यों कहा? क्योंकि हम इनको एक सांस में बोल रहे हैं, चाहे ये वर्ण है चाहे ये वर्ण का समूह है। तो जिस ध्वनि समूह का उच्चारण श्वास के एक आघात में होता है, उसे हम अक्षर कहते हैं। ये आपके लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को इसी तरह से याद कर लीजिए, आपके कंपटीशन के बहुत सारे प्रश्न आपको इसमें से ही मिल जाएंगे। बोलते समय अक्षर का खंड नहीं किया जा सकता। जब आप अक्षर उसी को कहेंगे जिसका क्षय ना हो, तो बोलते समय उच्चारण की दृष्टि से बात की जा रही है। अगर आप लिखित रूप में रखेंगे तो आप तो उसका वर्ण विच्छेद कर सकते हैं, लेकिन अक्षर जो बोलते समय उसको खंड नहीं किया जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। वर्णों और अक्षरों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप शब्द कहलाता है। अभी वर्ण का और अक्षरों का व्यवस्थित रूप क्रमबद्ध यानी एक सीक्वेंस में हो, और व्यवस्थित यानी बिल्कुल प्लान्ड कोई समूह हो, उसको हम शब्द कह देते हैं। भाषा की लघुतम श्रव्य, दृश्य, लिखित और सार्थक इकाई शब्द है। अभी शब्द जो है वो सार्थक हो सकता है, निरर्थक शब्द भी होते हैं, लेकिन शब्द को हम सार्थक कह सकते हैं क्योंकि उसका कोई अर्थ है और हमने उसको एक निश्चित क्रम में रख दिया है। तो वर्ण और अक्षर के निश्चित और सार्थक व्यवस्थित समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द जो है वो सार्थक इकाई होता है, और ये दृश्य, श्रव्य और लिखित होता है। शब्द को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जब आपके पास इस तरह के कोई प्रश्न आए कि वो छोटी से छोटी इकाई जो कि सुनी जा सके, लिखी जा सके या देखी जा सके, तो आप इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछा गया है। छोटे छोटे शब्द के अंतर से आपके उत्तर में अंतर हो जाएगा। तो बहुत केयरफुल, कॉशियस होकर के पढ़िएगा, रीडिंग करते समय ध्यान रखिएगा, फिर ऑप्शन पढ़िएगा। शब्द सार्थक होता है, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने किए बिना उसका निश्चित अर्थ प्राप्त करना संभव नहीं। शब्द सार्थक होते हैं, लेकिन उसकी सार्थकता तब निश्चित होती है जब उसको हम
वाक्य में प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त किए बिना उसका निश्चित अर्थ प्राप्त करना संभव नहीं है। तो हम वाक्यों में प्रयोग करने के बाद हम किसी भी शब्द का एक अच्छा और एक उचित निश्चित अर्थ प्राप्त कर पाते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होकर के अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं और निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं, तब उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। शब्द आप पढ़ेंगे तो आप कोई अर्थ निकाल सकते हैं, मैं कोई अर्थ अलग निकाल सकती हूँ, लेकिन जब हम वाक्य पढ़ेंगे तो जो अर्थ उसका निश्चित होगा वही आप भी समझ पाएंगे, वही मैं भी समझ पाऊंगी। और यही खूबसूरती भाषा की है कि भाषा में इतना निश्चित अर्थ होता है कि उसका गलत अर्थ कोई नहीं निकालता, सही अर्थ सभी लोग उसके निश्चित अर्थ तक पहुंच जाते हैं। वाक्य तक आ गए हम। अब इन्हीं वाक्यों का सार्थक और क्रमबद्ध और पूर्व पद संबंध से युक्त समूह भाषा कहलाती है। यानी वाक्य वो भी क्रम से लिखे हों और पहले वाले वाक्य से आगे वाले वाक्य का कोई संबंध हो, तो इसी सीक्वेंस को, इसी क्रम को हम भाषा कहते हैं। जब हम कोई बात कर रहे होते हैं तो हम एक वाक्य इधर का एक वाक्य उधर का नहीं बोलते, हम एक साथ कुछ वाक्य बोलते हैं और उसको हम भाषा कहते हैं। तो क्यों? क्योंकि हम जो वाक्य अभी बोल रहे हैं उसका संबंध पीछे वाले वाक्य से है। तो इसी क्रमबद्ध वाक्यों को और जिनका की पूर्व पद संबंध है, उनका पूर्व संबंध है, ऐसे युक्त समूह को, ऐसे वाक्यों के समूह को हम भाषा कहते हैं। भाषा कोई भी हो सकती है, लेकिन यहां हम बात किसकी कर रहे हैं? हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं। अभी भाषा और व्याकरण। अभी व्याकरण क्या है? भाषा का एक नियोजित, एक नियमबद्ध रूप जो है वो व्याकरण है। तो अब आपको व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला पढ़नी है। तो भाषा का मुख्य अंग क्या कहलाता है? वाक्य। अगर आपसे कोई पूछे वाक्य किसे कहते हैं और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हों, तो भाषा का मुख्य अंग, यहाँ लघुत्तम इकाई की बात नहीं कर रहे हम, भाषा का मुख्य अंग क्या है? वाक्य। और वाक्य का मुख्य अंग क्या है? शब्द या पद। और शब्द का मुख्य अंग क्या है? वर्ण। यानी वर्णों से मिलकर शब्द बनता है, शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, वाक्यों से मिलकर भाषा बनती है। अब भाषा की कुछ विशेषताएं होती हैं। भाषा की विशेषताएं, ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। भाषा पैतृक नहीं अर्जित होती है। क्या भाषा पैतृक होती है? पैतृक मतलब आपको आपके बाबा दादा से या पूर्वजों से मिला हुआ कोई गुण। भाषा ऐसी तो नहीं होती। हर बच्चा जब छोटा होता है तो उसको भाषा नहीं आती, जब वो बड़ा होता है तो सुन करके वो सीखता है। तो यानी वो अर्जित करता है, भाषा को लेता है, सीखता है, उसके बाद पहले से नहीं होती। भाषा सामाजिक वस्तु है। आप एक सोशल प्राणी है, इसीलिए आपको भाषा की ज़रूरत है। अगर आप जो जंगल में रहते होते हैं उनको भाषा का ज्ञान भी नहीं हो पाता। अगर आप किसी नए पैदा हुए बच्चे को जंगल में डाल दें और उसके आसपास कोई सोसाइटी ना हो, लोग ना रहते हो, तो उसको भाषा का ज्ञान नहीं होगा, उसको बिल्कुल भाषा नहीं आएगी। जब आप उसे मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कोई जानवर है, क्योंकि जानवरों के साथ रह रहा होगा तो वो वैसी ही आवाज़ें निकालेगा। तो भाषा एक सामाजिक वस्तु है, सामाजिक चीज़ है। यानी जब हम समाज में रहते हैं तब हमें भाषा का ज्ञान होता है। अनुकरण से अर्जित की जाती भाषा। कैसे सीखते हैं हम? अनुकरण से, पीछे पीछे किसी का सुन करके। मम्मी बोलती है दूध पी लो और शीशी दिखाती है या दूध का ग्लास दिखाती है, तो बच्चा समझ जाता है ये जो सफ़ेद रंग का जो लिक्विड है, ये जो पेय पदार्थ है, इसको दूध कहते हैं। और इस तरह से वो अगली बार उसको भूख लगेगी तो वो मांग लेता है दूध दे दो। तो ये अर्जित है, करी जाती है। और कैसे अर्जित होती है? अनुकरण से, सीख करके, दूसरों का सुन करके, पीछे पीछे उसके। तभी बच्चों को, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ड्रिल करवाई जाती है। बोलो बच्चों, आ ई उ ऊ, और बच्चे पीछे पीछे बोलते हैं और अनुकरण से सीख जाते हैं। पहाड़े सीख जाते हैं अनुकरण से। भाषा चिर परिवर्तनशील है। भाषा कभी भी एक जैसी नहीं रहती। जब भाषा का जन्म हुआ तब से आज तक भाषा कितनी बदल गई, और हर दिन बदल रही है बच्चों। हमारा हिंदी का शब्दकोश जो है हर साल बदल जाता है। उसमें कुछ शब्द कुछ हटा दिए जाते हैं, जिनका प्रयोग नहीं होता चलन में, वो हट जाते हैं।
कुछ शब्दों को नई भाषा के शब्दों को भी डाल दिया जाता है और हमारी भाषा निरंतर परिवर्तनशील। अंतिम स्वरूप, ये जो आज है ये अंतिम स्वरूप नहीं, ये कभी अंतिम नहीं होगा, हमेशा आज भी बदल रही है, कल भी बदली थी और आगे भी बदलेगी। तो इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं हो सकता कि अब हम बिल्कुल चरम पे पहुंच गए, अब भाषा बदलेगी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बराबर बदलती रहेगी। कठिन से सरल की ओर जाती है भाषा। शुरू में कठिन होती है, बाद में धीरे 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 चीज़ें आसान लगती हैं। जब आप कोई भी चीज़ नई सीखते हैं भाषा में तो आपको शुरू में बहुत कठिन, कैसे लिखें क्या लिखें। अभी किसी छोटे बच्चे को जब आ आ इ ई लिखना पड़ता है उसको बहुत मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे सब आदत हो जाती है। फिर आपको अगर कोई बोलेगा तो आप आराम से हिंदी लिख पाएंगे, अपने आराम से बिल्कुल बिना सोचे लिख पाते हैं। तो कठिन से सरल की ओर जाती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है। मतलब पहले आपको थोड़ा सा ज्ञान होता है, फिर आप उसके डिटेलिंग्स में, उसके अंदर अंदर की व्याख्या तक की जानकारी आपको हो जाती है। आपने बचपन में तो आ आ ई ई पढ़ा था कि वर्णमाला है, आज आप इस वर्णमाला का पूरा ज्ञान इसका प्राप्त करने जा रहे हैं। तो ये स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं आप। ऐतिहासिक और भौगोलिक सीमाएं होती हैं। हर भाषा की अपनी ऐतिहासिक और भौगोलिक सीमाएं होती हैं। जिस क्षेत्र की है, भूगोल में जिस क्षेत्र की है, वहाँ पर वहाँ का असर भाषा पर पड़ता है। जिस इतिहास काल की है, जिस काल की भाषा होती है, उस काल का समय पड़ता है। तो भाषा ऐतिहासिक होती है, भौगोलिक सीमाएं भी होती हैं। कहते यहाँ तक हमने बात करी भाषा की। अब हम बात करते हैं वर्णमाला की। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। आसान। वर्णों के उच्चारण की रीति को प्रयत्न कहते हैं। रीति मतलब नियम। वर्णों को किस तरह से उच्चारण किया जाता है, उसके इस रीति को, उस नियम को हम प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न शब्द, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। और हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अब हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो अब आप कहेंगे स्वर 11 और व्यंजन 33, तो फिर 44 ही होने चाहिए थे। तो हिंदी में वर्णों की संख्या 44 हो गई, तो फिर 52 कहाँ से आ गए? तो 44, अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप 44 लिखेंगे। अगर पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 लिखेंगे। कुछ वर्ण जो कि ऐसे हैं जिनको वर्णमाला में शामिल किया गया है। तो जब आपसे पूरी वर्णमाला की बात की जाए तब आप 52 लिखेंगे। हिंदी वर्णमाला की बात की जाए तो 44 लिखेंगे। व्यंजन की बात की जाए तो 33 बताएंगे। स्वरों की बात की जाए तो 11 बताएंगे। ये नंबर्स याद रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। जहां आपको 52 दिया है वहां जरूर पढ़ लीजिएगा। 52 और 44 दोनों शब्द दिए हैं, दोनों संख्या दी है, तो आप जरूर पढ़िएगा कि आपसे क्या पूछा गया है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्णों को भी शामिल कर लिया गया है। तो पूरी वर्णमाला की अगर हम बात करते हैं कुल, तो उसमें कुल वर्ण जो है वो कितने हैं? 52। लेकिन हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? वो मानक जो वर्णमाला है उसमें हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है। 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, बल्कि आपको कई जगह पर 33 प्लस 2 35 व्यंजन दिखाई देंगे। वो 2 व्यंजन द्विगुण व्यंजन होते हैं, उसको भी इसमें लिखा जाता है। तो ये कुछ नंबर्स आपको याद करने हैं और इसको समझ लेना है, फिर आप किसी भी प्रश्न का सही उत्तर लिख पाएंगे। अब मानक हिंदी वर्णमाला। अब हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्डाइज्ड हिंदी वर्णमाला की, यानी मानक हिंदी वर्णमाला की। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधीनस्थ संस्था केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा निर्धारित हिंदी वर्णमाला का मानक रूप कौन सा है? मानव संसाधन विकास जो है उसके अधीन एक केंद्रीय हिंदी निदेशालय है जो कि निर्धारित करता है कि मानक हिंदी कैसी होगी, मानक वर्णमाला कौन सी होगी। तो उसका जो मानक रूप है, मानक मतलब बिल्कुल स्टैंडर्ड रूप है जो कहीं भी बदल नहीं सकता, वो उसमें स्वर कितने होते हैं? 11। कौन कौन से? आ ई उ ऊ री ए ओ औ। ये 11 स्वर होते हैं। और अगर हम व्यंजनों की बात करें, मूल व्यंजन कौन से हैं? क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह, क्ष त्र ज्ञ, ड़ और ढ।
ये दो ड़ा और ढ़ा, ये दो द्विगुण व्यंजन है, और इसके अलावा अंग और आ अयोगवाह, इनको अयोगवाह कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। अगर व्यंजन में जो का खा बोल रहे हैं हम, उसमें का में आ अपने आप शामिल है। अगर आ नहीं होता तो हम इसको कैसे उच्चारण करते? क और नीचे हलंत लगाते। तो अगर हम बिना हलंत के लिख रहे हैं तो इसका अर्थ है कि इसमें स्वर आ स्वर लगा हुआ है, स्वर लगा हुआ है। बिना स्वर के आप व्यंजन को नहीं बोल सकते, उनका उच्चारण नहीं कर सकते। अभी जो चीज़ें हमने पढ़ी बच्चों वर्णमाला में, उसको आप पहले तो वर्णमाला समझिए। क ख ग घ अंगा, इसको हम क वर्ग कहते हैं। अगर आपसे क वर्ग पूछे जाएं तो 5 जो लाइनें हैं, शुरू की 5 लाइनें, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यहाँ तक आप इसको कैसे, इसका एक सूत्र है काचा टाता प, काचा टाता प, है ना, कटप्पा। आपने कटप्पा सुना था ना, उसी तरह का ये सूत्र है काचा टपा। कटप्पा नहीं बोलेंगे, उसमें चा और टा लगा लेंगे, काचा टप तपा, काचा टापा। तो ये इसके वर्ग कहलाते हैं कि का वर्ग के अक्षर 5 कौन से हैं? का खा गा गा अंगा, इसको का वर्ग कहते हैं। अभी का वर्ग कंठ से निकलता है, चा वर्ग तालु से बोला जाता है, ट वर्ग मूर्धन्य से बोला जाता है, ता वर्ग दंत से बोलते हैं, पा वर्ग ओष्ठ से बोलते हैं। कैसे? अभी इनकी जो वर्गीकरण है वो कैसे? अभी इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है बच्चों। आवाज़ कहाँ से निकलती है? गले से। तो आप गले से शुरू करिए, अंदर से शुरू करिए। पहला जो का वर्ग है वो गले से बोलते हैं, यानी कंठ। आप बोल के उच्चारण करके देखिए, क ख ग घ अंगा। 5 वर्ण आपके यहाँ से बोले गए व्यंजन। तो ये हो गया कंठ। अब कंठ के बाद और अंदर आइए, जो जी ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, वो तालु कहलाता है। ये वाला छत, मुंह की छत, इसको तालु कहते हैं। तो कंठ और फिर तालु आ गया, चा छा जा झा इया। यहाँ पर हमारी जीभ जो है वो ऊपर तालु को छू रही है, तो ये है तालु, तालव्य। उसके बाद दांत, हमारे जो आगे के दांत हैं उसके और तालु के बीच में, दांत के जस्ट पीछे एक बड़ा हार्ड सी स्पेस होती है ना। वहाँ पर आप जब टा ठा बोल के देखिए तो आपकी जीभ वहाँ लगेगी। टा ठा, ना दांत में लग रही है ना तालु में लग रही है, बीच में लग रही है। तो टा ठा ड ढ ण, यहाँ टच होती है दांत के जस्ट पीछे। तो कंठ, तालु और मूर्धन्य। तो ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, ये ट वर्ग है और मूर्धन्य है। फिर दांत आ गए, तो दांतों में त थ द ध न, यहाँ पर जीभ हमारी दांतों को स्पर्श करती है, तो ये दंत हो गए, दंत स्वर हो गए, दंत्य वर्ण हो गए। उसके बाद आता है ओष्ठ। फिर उसके बाद दांतों के बाद क्या आया? ओठ। तो कंठ से लेकर के होठ तक की बात है। तो पा फा बा भा मा। तो अगर याद करना है तो का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालु, टा वर्ग मूर्धन्य, ता वर्ग दंत और पा वर्ग ओष्ठ। यहाँ तक याद हो गया। अब अगर हम बात करें य र ला वा, तो ये इसको अंतस्थ कहते हैं, यानी हृदय से निकली हुई आवाज़, कंठ से भी नहीं। जैसे आप का खा गा गा तो वो यहाँ से निकल रही। अब आप बोल के देखिए, या रा ला वा, या रा ला वा, तो आपको यहाँ से लगेगी, अंदर से आवाज़ आ रही है। तो ये कहलाते हैं अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद श सा हा, शा शा सा हा। आप आवाज़ आगे आवाज़ लगाइए हाथ, तो आपको गरम गरम हवा आएगी। शा शा सा हा। और किसी में नहीं आएगी। का खा गा गा, चा छा जा जा, टाटा डाडा, ताता दादा, पापा बाबा, यारा लावा, कहीं नहीं आएगी। किस में आएगी? शा शा सा हा। तो यहाँ पर ऊष्म, ये कौन से व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन। उसके बाद क्षत्रज्ञा, ये मूल व्यंजन में नहीं आते, इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये क्यों संयुक्त व्यंजन कहते हैं, अभी हम फिर से देखते हैं। संयुक्त यानी ये दो वर्णों के मेल से बनते हैं, दो व्यंजन के मेल से बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। द्विगुण, द्विगुण ड़ा और ढा, ड़ा और ढा, ये द्विगुण व्यंजन, यानी इनमें दो गुण होते हैं। ड़ा में डा के भी होते हैं और ना के भी होते हैं, तो इनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ढा में ढा के भी होते हैं और ना के भी गुण होते हैं, तो इनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जैसे इनका, जैसे इसका उदाहरण देखें आप, पुस्तक पढ़ी है, तो वो पढ़ी है मतलब गिर गई ड़ा, यानी ये
डा बना के नीचे बिंदी तोड़ा। पुस्तक पढ़ी है, पढ़ी ढ़ा, तो ढा बना के और बिंदी लगा दी तो ढ़ा हो गया। डा लगा के बिंदी लगाई तो ढ़ा हो गया। ढा लगा करके बिंदी लगाई तो ढ़ा हो गया। तो ड़ा और ढ़ा, ये दो द्विगुण व्यंजन, इसमें दो गुण होते हैं। उसके बाद आता है अंग और आ। ये दोनों अयोग वाह कहलाते हैं। क्यों अयोग वाह कहलाते हैं? ये स्वरों में नहीं आते, इनको स्वरों में नहीं गिना जाता, लेकिन स्वर का या शब्दों के प्रयोग में ये योग वाह, इनके योग से इनको लगा करके ये वहन करते हैं, अर्थ का वहन करते हैं। इनको लगाने से ये एक निश्चित अर्थ का वहन करते हैं, इसलिए इनको अयोग वाह कहते हैं। अंग कोई स्वर नहीं हल्के है, आह कोई स्वर नहीं। पहले होता था बच्चों, पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो हम आ ई उ ए री ए ओ औ अंग आ ये भी बोलते थे। अंग आ हमारी वर्णमाला में स्वरों में आता था, लेकिन अब मानक हिंदी में इसको स्वरों में नहीं गिना जाता, लेकिन इनको अयोग वाह कहते हैं, क्योंकि इनके मिलने से, स्वर में या व्यंजन में इनके मिलने से ये निश्चित अर्थ का वहन करते हैं, इनको अयोग वाह कहते हैं। और एक की खास बात कि व्यंजन स्वर की सहायता के बिना नहीं होते। अभी इतना तो हमने पढ़ लिया वर्ण, अपनी वर्णमाला के बारे में। अब हम इन्हीं बातों को, जो वर्णमाला की स्पेशल बातें हैं, इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे एक बार। संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक, हल चिन्ह, आगत, आगत वर्ण भी हिंदी वर्णमाला के अंग हैं। अभी यहाँ पर ये सब जो हैं, जो अभी हमने पढ़े, वो सब और इनके अलावा अनुस्वार, अनुनासिक, हल चिन्ह, आगत वर्ण, ये सब हिंदी वर्णमाला के अंग हैं। ये उसके अंगों में गिना जाता है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। अनुस्वार, अनुस्वार किसे कहते हैं? शिरोबिंदु, जो खड़ी पड़ी शिरोरेखा होती है उसके ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं। यह एक नाक से निकलने वाली ध्वनि है, अंग जो किसी स्वर के बाद आती है, जैसे कंस। अभी उदाहरण के लिए अगर आप कंस लिखें तो का के ऊपर एक बिंदी लगती है और सा, तो का अगर आप विच्छेद करें तो का धन आ, का में आ मिला हुआ है, का और आ के बाद ना आ रहा है, कांस, का अंश, तो आ है तो स्वर के बाद जो है वो इसका स्थान होता है और फिर ये उसी वर्ण के ऊपर लग जाती है, उसी व्यंजन के ऊपर लग जाती है। तो जिस व्यंजन के बाद या जिस वर्ण के बाद ना की ध्वनि सुनाई देती है, उस वर्ण के ऊपर लग जाती है। जिसके बाद ना की ध्वनि सुनाई देती है, उस वर्ण के ऊपर ये बिंदी लगती है, आगे वाले पे नहीं लगती। आगे पे लगा दिया तो गलत हो जाएगा। सा पे अगर बिंदी लगा दी तो वो गलत हो जाएगा। का के ऊपर लगेगी तो कंस। अनुस्वार का उपयोग शब्दों को लिखने में किया जाता है और इसका उच्चारण नाक से होता है, जिसमें एक विशिष्ट ध्वनि निकलती है, कन, अन, यहाँ से नाक से आवाज निकलती है। इसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। और इसका चिन्ह क्या है? शिरोबिंदु। कुछ और उदाहरण। अंक, आ के ऊपर लगी है, अंग स्वर है, उसके बाद ना आ रहा है तो आ के ऊपर लगेगी। मंदिर, गंगा, चंचल, संस्कृत। अभी हम दूसरा पढ़ रहे हैं अनुनासिक। अब अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक के वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों जगह से निकलती है। दूसरे शब्दों में वे स्वर जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं अनुनासिक कहलाते हैं। हिंदी में अनुनासिक स्वरों को दर्शाने के लिए चंद्र बिंदी लगाते हैं, जैसे चांद, तो चंद्र बिंदी का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हंसना, हंस, हंस, तो नाभ से भी आवाज आती, गले से भी आती है। हंसना, आँख, तो ना और यहाँ से भी आवाज निकल रही, ना और माँ की मिली जुली आवाज, आँख, ऊँट। आप जब उच्चारण करेंगे तो समझ में आएगा। जो हमारी हिंदी भाषा इतनी वैज्ञानिक है कि कहाँ से उच्चारण हो रहा है, कौन सा अंग हमारा स्पर्श हो रहा है, कौन से होठों की कैसी आकृति बन रही है, उसके ऊपर आधारित है कि अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको कुछ भूल नहीं सकते, आपका कुछ गलत नहीं हो सकता। हिंदी में अनुनासिक स्वरों को दर्शाने के लिए चंद्र बिंदु का उपयोग किया जाता है, जैसे ऊँट आदि शब्दों में अनुनासिक स्वरों का प्रयोग हुआ है। तो अनुनासिक समझ में आ गया। अनुस्वार जिसमें अंग की बिंदी लगती है, अनुस्वार चंद्र बिंदी लगती है। अब हम पढ़ेंगे अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। ये आपको समझ में आ ही गया है। अनुस्वार और अनुनासिक में दोनों में नाक से निकलने वाली ध्वनियां हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अनुस्वार एक बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है और यह एक स्वर के बाद आता है, इसका उच्चारण नाक से होता है। अनुनासिक चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, यह भी एक स्वर के बाद आता है, लेकिन उच्चारण नाक और मुंह से दोनों से होता है। अंतर के लिए अगर आप देखें तो कंस और चांद, तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करें हल चिन्ह की। हल चिन्हों को भी इसमें लगाते हैं, हिंदी वर्णमाला में शामिल किया गया है।
हल चिन्ह, हम हल चिन्हों का प्रयोग कब करते हैं? जब हमें शब्द में, जब व्यंजन में से स्वर को हटाना होता है, तब हम हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगत व्यंजन, आगत शब्द कौन से होते हैं? कुछ व्यंजनों को कुछ दूसरी भाषाओं के शब्दों को हमने अपनी हिंदी में शामिल किया है, जैसे क, ख, ग, ज, फ। हम इसको कैसे बोलते हैं? का के नीचे एक बिंदी लगा देते हैं, खा के नीचे बिंदी, गा के नीचे बिंदी, जा के नीचे बिंदी, फा के नीचे बिंदी, और इनको लगाने से इनके उच्चारण में फ़र्क हो जाता है। का और ख ये अलग है। कलम और कलम, खबर। गरीब, गरीब। जमीन, ज़मीन। फल, फल। तो ये उच्चारण का अंतर है। इसमें से क, ख, ग ये अरबी के शब्द हैं और ज, ज़ और फ फारसी से लिए गए हैं। तो ऐसे ये नुक्ता और जो ये बिंदी लगती है, इसको हम नुक्ता कहते हैं। तो ये नुक्ता लगा करके भी हम लिखते हैं और ये नुक्ता हमारी वर्णमाला में शामिल है। अवग्रह चिन्ह, अब एक एस जैसा चिन्ह आपको देखने को मिलेगा कुछ शब्दों में। इसको हम अवग्रह कहते हैं। एक देवनागरी लिपि का एक चिन्ह है जिसका उपयोग संस्कृत भाषा से लिया गया है इसको, और संस्कृत शब्दों में किया गया है। इसका अर्थ आ से होता है। जब हम आ शब्द को लोप दिखाते हैं, आ नहीं दिखाना, वहाँ पर हम एक ये ऐसा शब्द बना देते हैं। जैसे आपने ओम पढ़ा होगा, तो ओ के बाद एक लगा है, इसको प्लुत स्वर भी कहते हैं। तो कभी कभी हम प्लुत स्वर दिखाने के लिए भी लगा देते हैं इसको, और इसको कहते क्या है? अवग्रह चिन्ह। और ये हम आ अक्षर को हटाने के लिए लगाते हैं, जैसे सो, हम, सा, सो 3 मात्रा है, तो उसमें हमने एक आ की जगह ये लगा दिया। अगर आप इसका विच्छेद करें तो सो धन अहम, ये आ है जो जिसका कि लोप किया गया है। तो ऐसा चिन्ह भी हम अवग्रह चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद है अर्धचंद्र। अर्धचंद्र हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के अनेक शब्द स्थान ले चुके हैं। उनमें से अनेक शब्दों में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियाँ हिंदी से भिन्न है। इन्हें बोलते समय हमारा मुंह आधा गोल खुलता है, जीभ झटके से हमारे तालू से टकराती है। अभी हम ओ बोल सकते हैं, औ बोल सकते हैं, आ बोल सकते हैं, लेकिन औ नहीं बोल सकते। औ हमारी हिंदी में नहीं है, तो अंग्रेजी से हमने लिया है। और इसका चिन्ह क्या है? मात्रा, डंडा और ऊपर एक अर्धचंद्राकार, जिसमें बिंदी नहीं है, खाली अर्धचंद्राकार है। इसको हम अर्धचंद्र कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? उदाहरण में क, डॉ, है ना। हम साधारण हिंदी में बोलेंगे तो का और डा, लेकिन अंग्रेजी की ध्वनि क, कॉफी, डॉक्टर, ऑफिस। तो उसके लिए हम ऐसी ध्वनियों के लिए हम डंडी लगाकर ऊपर अर्धचंद्राकार का प्रयोग करते हैं। इसको अर्धचंद्राकार कहते हैं और हमारी मानक वर्णमाला में इसको शामिल किया गया है। अयोगवाह, अयोगवाह हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन ध्वनियों को संदर्भित करना है जो ना तो पूरी तरह से स्वर है, ना ये तो स्वर है, ना ये व्यंजन है। ये स्वर और व्यंजन का मिला जुला रूप है, और ये इनके जुड़ने से ही ये कुछ शब्दों का, कुछ अर्थों का वहन करती हैं। जैसे अंग, अंग की बिंदी, अनुस्वार, अह, विसर्ग। अभी हम अनुस्वार पहले भी पढ़ चुके हैं। अनुस्वार और विसर्ग ये अयोगवाह कहलाते हैं। अंग और अह, अयोग, अनुस्वार और विसर्ग। विसर्ग में साथ में 2 बिंदियां, ये संस्कृत के शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है अक्सर से, जैसे अह, अतः। तो जो शब्द तत्सम, शुद्ध शब्द तत्सम रूप में लिखे हुए हैं, वहाँ पर हम विसर्ग लगा देते हैं और इसको कहते हैं अयोगवाह। ये विसर्ग और अनुस्वार ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? अयोगवाह के अंतर्गत। इन दोनों को हम अयोगवाह कहते हैं। तो बच्चों, ये था हमारी वर्णमाला का पूरा डिटेल। अब मुझे लगता है आपको वर्णमाला समझ में आ गई होगी। कि नहीं समझ में आई है तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए और समझ लीजिए, कुछ चीज़ें याद कर लीजिए बच्चों, कंठस्थ कर लीजिए, तो आपको वर्णमाला पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम स्वरों के ज्ञान के बारे में, स्वर और उनके भेद, और उसके बाद मिलेंगे व्यंजन और उनके भेद। तो हम और डिटेल में पढ़ेंगे स्वरों को और व्यंजनों को। अभी हमने केवल वर्णमाला की बात की है। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।